नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अलग अलग देशों से मैं रिएक्शन लेके आया हूं और उन देशों के मीडिया का और ओवरऑल लोगों का इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को लेके क्या रिएक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा। रशिया हमेशा से ही वोकल रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को लेके और हमेशा से ही ब्रिटिश के काले करतूतों को दुनिया के सामने लाने में कभी भी रशिया जो है पीछे नहीं हटाए। हमेशा से ही इंडिया से भी बोलूँगा कि बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स जो कि ओवरऑल ब्रिटिश के काले करतूतों को ढकने की कोशिश करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि ब्रिटिशर्स ने बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के डेवलपमेंट में, तो उनसे तो काफ़ी बेटर है ये रशियन मीडिया। एटलीस्ट हमेशा से ही मैंने कोई भी आज तक मीडिया नहीं देखा रशिया से जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की तारीफ़ की गई हो। हमेशा से ही जो है एक बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाया गया है और कोई भी काले करतूत दुनिया के सामने लाने से वो लोग कोई भी फैक्ट को छुपाया नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रशियन मीडिया से, उसके बाद पोर्तुगीज़ और कोरियन मीडिया से भी रिएक्शंस है। पोर्तुगीज़ ब्राज़ील का हाल ही में इंडिया के साथ और भी ज़्यादा जो रिलेशन है वो बहुत गहरा होता जा रहा है और वी आर यूनाइटेड टुगेदर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइम पे नहीं हमेशा से ही ज़रूरी है कि ब्रिटिश जैसे था वेस्टर्न रूल, ठीक आज ब्रिटिश का जगह जो है वेस्टर्न अमेरिका ले चुका है जो कि दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील को यूनाइट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी देखेंगे कि ब्राज़ील मीडिया से ओवरऑल पोर्तुगीज़ लोगों का क्या रिएक्शन है। ब्राज़ील का लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है जिनको नहीं पता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 60 वर्षों में लगातार और स्थिर रूप से बढ़ रही है और इस समय के दौरान देश की जनसंख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, जिससे आज भारत में लगभग 1 अरब अधिक लोग रहते हैं। यह एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है जिसे कई शताब्दियों तक लंदन द्वारा नियंत्रित और दमन किया गया और आज भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। Впереди только 4 страны: это США, Китай, Япония и Германия. Но по факту Индия बावजूद इसके भारत अभी भी एक गरीब देश है जहां औसत नागरिक की जीवन शैली केबो वर्दे, मोरक्को या उज्बेकिस्तान जैसी देशों के स्तर की है, लेकिन तेल, सॉफ्टवेयर, दवाओं, वाहनों और सिनेमा के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसे विश्व की सबसे संभावनाशील अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ स्थायी संघर्ष और 75 वर्षों से विवादित क्षेत्रों का कब्जा भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव पैदा करता है और इसके चलते विश्व युद्ध या परमाणु संघर्ष की संभावनाएं भी रहती हैं। भारत का इतिहास बताता है कि वास्को डी गामा के समय से यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया और ब्रिटिशों ने भारत पर विजय प्राप्त करके विभाजित करो और शासन करो नीति का उपयोग किया, जिससे 400 से अधिक जातियों और समुदायों में मतभेद और संघर्ष बढ़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत से कच्चे माल जैसे चीनी, चाय, मसाले, कपास और ऊन निकाले गए और औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए तैयार वस्त्र और मशीनें भारत में बेची गईं। विशेष रूप से चाय के उत्पादन में ब्रिटिशों ने चीन के मौजूदा मोनोपोली को तोड़कर असम और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया। विभाजन के दौरान सीमाओं का निर्धारण जल्दबाजी में किया गया और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 130 लाख लोग जबरन पलायन करने को मजबूर हुए। Но в этом споре, если вы заметили, есть и третья страна – Китай. Посмотрите, еще в 60-е Пакистан намеренно... इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर उसके साथ सैन्य और कूटनीतिक सहयोग विकसित किया, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ीं। 185 स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रारंभिक रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, लेकिन 1980 के दशक में उदारीकरण और निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने से आईटी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में क्रांति हुई और बेंगलुरु जैसे शहर भारतीय सिलिकॉन वैली के रूप में उभरे। इन्फोसिस जैसी कंपनियां कम निवेश से शुरू होकर अरबों डॉलर की कंपनियों में विकसित हुईं
और आज भारत 5 मिलियन आईटी पेशेवरों के साथ वैश्विक सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवा उद्योग में अग्रणी है। हालांकि आर्थिक विकास असमान है और अधिकांश आबादी अभी भी गरीबी में जीवन यापन करती है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी और युवा है, जिसकी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, जिससे तकनीकी विकास और नवाचार में अवसर बढ़ता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बेहद कठिन है। индийской оборонки. भारत और चीन के बीच अलग विकास मॉडल, जहां चीन भारी विनिर्माण और रोबोटिक उत्पादन अपनाता है, वहीं भारत उच्च शिक्षा प्राप्त श्रम और आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और विशेषज्ञ सेवाओं पर ध्यान देता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और युवा और शिक्षित जनसांख्यिकी के कारण आर्थिक प्रगति में वृद्धि की संभावना अधिक है। Сравнить средний इसके साथ ही भारत को पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ संघर्ष से बचते हुए शांति और स्थिरता बनाए रखने की चुनौती भी है, ताकि अपनी विशाल मानव संसाधन क्षमता और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर बनाए रखा जा सके। भारत का यह मार्गदर्शन दिखाता है कि कैसे उपनिवेशवादी इतिहास, संघर्षों, उदारीकरण, तकनीकी नवाचार और युवा जनसांख्यिकी ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वाकांक्षी और उभरता हुआ शक्ति केंद्र बनाया है, जो भविष्य में दुनिया के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी खिलाड़ियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। Atualmente, a Índia é uma das maiores economias do mundo. भारत, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश और लगभग 1 अरब 500 मिलियन की आबादी के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें अद्वितीय जातीय और धार्मिक विविधता है और जो सहस्राब्दियों से इतिहास का धनी है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। Uma vinheta se banhando no rio Ganges. Quando os ingleses chegaram na Índia, स्वतंत्रता के हालिया इतिहास की शुरुआत 17वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब महान समुद्री अन्वेषण युग के दौरान अंग्रेज भारत आए और बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में कृषि उत्पादों का अनुकूल कीमतों पर व्यापार करने के लिए ठिकाने स्थापित किए। construindo fortes armazéns e expandindo स्ट्रॉन्ग वेयर हाउसेस और राजनीतिक रूप से बिखरे हुए उपमहाद्वीप, जहां विभिन्न राज्य, साम्राज्य, जातीय समूह, धर्म, भाषाएं और जाति व्यवस्थाएं थीं, में विस्तार करके अपने क्षेत्रीय आधार को मजबूत किया। terras férteis e que ainda फर्टाइल लैंड और मूल्यवान उत्पादों, विशेषकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ने भारत को ब्रिटेन की इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपनी सेना और लंदन स्थित प्रशासन वाली एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, 1757 के प्लासी युद्ध में फ्रांसीसियों और बंगालियों को हराने के बाद प्रमुख शक्ति बन गई। संसद से प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए, जिसके कई सदस्य कंपनी के शेयर धारक भी थे, não, porque insider combina com tudo. और बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता या कृषि सुधार में निवेश किए भारी कर वसूल कर लाभ कमाने की नीति अपनाई, जिससे 1770 के दशक के बंगाल अकाल जैसे संकट आए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। Pudão comum, o tiro da máquina. साथ ही धार्मिक परिवर्तन का दबाव डाला और अपनी सेनाओं में भारतीय सैनिकों पर निर्भर रही। E se tu usar na academia, 1857 में सिपाहियों के असंतोष ने एनफील्ड राइफल के परिचय के बाद विद्रोह का रूप ले लिया, जिसके कारतूसों के बारे में अफवाह थी कि वे गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किए गए हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम धार्मिक कानूनों का उल्लंघन हुआ, और इसने भारतीय विद्रोह, जिसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इस भारतीय विद्रोह को जन्म दिया, जिसने कई लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। os ingleses não foram os únicos que montaram postos comerciais. लेकिन इसे बड़े पैमाने पर दमन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन राज की शुरुआत हुई, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाद में म्यांमार शामिल थे। Nasceram na Índia eram gigantescos. ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि को तेजी से फूड ग्रेन्स के बजाय कपास जैसे नकदी फसलों की ओर मोड़ दिया, जिससे 1876 से 1878 के भयंकर अकाल जैसे संकट आए, जिनमें लाखों लोग मरे, जबकि औपनिवेशिक प्रशासक अक्सर मानवीय राहत की तुलना में फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट को प्राथमिकता देते थे। E com o objetivo de 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध बढ़ा, जिससे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना हुई, जो प्रारंभ में ऐसे अभिजात वर्ग द्वारा संचालित थी जो शासन में भारतीय भागीदारी चाहते थे। बाद में यह सेंट्रिस्ट, जो सुधार चाहते थे, और उग्रवादियों, जो क्रांति चाहते थे, में बंट गई। प्रथम विश्व युद्ध में 1 मिलियन से अधिक भारतीयों ने राजनीतिक रियायतों की उम्मीद में ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के बाद के दमन, जैसे 1919 का रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ने आक्रोश को गहरा कर दिया।
Só que essa não foi a ideia do द्वितीय विश्व युद्ध में भारत फिर से एक प्रमुख अड्डा और ह्यूमन रिसोर्सेज का सोर्स बना। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की, जिससे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और हिंसक दमन हुआ। युद्ध के अंत तक ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य क्षमता कमजोर हो गई थी। वैश्विक डीकोलोनाइजेशन का दबाव और भारतीय राष्ट्रवाद का उभार बढ़ गया था, जिससे ब्रिटेन का हटना अनिवार्य हो गया और 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के तहत सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत हुई। लेकिन धार्मिक विभाजन, जो दशकों की राजनीतिक चालबाजियों से तेज हो गए थे और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रोत्साहित थे, इस धार्मिक विभाजन ने ब्रिटिश भारत के विभाजन को जन्म दिया, जिससे हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बने और इतिहास के सबसे बड़े और ब्लडी मैस ट्रांसफर्स में से एक शुरू हुआ, जिसमें अनुमानित 10 लाख लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। outros grupos como rivais, realizando ataques que deixaram vários mortos por onde passavam. 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1950 में गणतांत्रिक संविधान को अपनाने का मार्गदर्शन किया। स्वतंत्रता ने भारत को संप्रभुता के साथ साथ विभाजन की विरासत, पाकिस्तान के साथ अनरिजॉल्व्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और सदियों के औपनिवेशिक शोषण और प्रतिरोध से आकार लिए गए विविध राष्ट्र को एकजुट करने की चुनौती भी दी। 인도 독립운동에 대한 위키백과의 설명. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अत्यंत जटिल, बहुआयामी और दीर्घकालीन संघर्ष की गाथा है, जिसकी जड़ें 17वीं शताब्दी में यूरोपीय समुद्री शक्तियों के आगमन से जुड़ी हैं। 최초로 인도에 도착한 것. पुर्तगाल के प्रभुत्व के पतन के बाद डच और ब्रिटिश व्यापारी शक्तियां भारत आए, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजी व्यापारी संस्था के रूप में व्यापार, कर वसूलने, युद्ध छेड़ने और संधि करने के विशेषाधिकार पाकर अत्यंत लचीलापन दिखाया और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 보시면 대항해 시대 이전의 지도입니다. 어떨 때는 1757 के प्लासी युद्ध में कंपनी की जीत और मीर जाफर की नियुक्ति ने बंगाल से ब्रिटिश शासन की नींव रखी। 1857 का सिपाही विद्रोह, जो कारतूसों पर गोमांस और सुअर की चर्बी के प्रयोग से भड़का, पहली बार व्यापक विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने भाग लिया। विद्रोह दबा दिया गया, पर इसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया और विक्टोरिया क्वीन ऑफ इंडिया बनी। 되었습니다. 세포의 항쟁의 의미는 그 항쟁 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो प्रारंभ में सहयोगात्मक सुधारों की पक्षधर थी। 1905 में बंगाल विभाजन कर फूट डालो और राज करो नीति अपनाई गई, जिसके विरोध में स्वदेशी और स्वराज आंदोलन चला और 1911 में विभाजन रद्द हुआ तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को आत्मशासन का वादा कर युद्ध में शामिल किया, पर वादा तोड़ा, जिससे गदर आंदोलन और प्रवासी भारतीयों के विद्रोहों को बल मिला। 인도를 1919 के मोंटेग्यू घोषणा पत्र और भारत सरकार अधिनियम से आंशिक सुधार हुए, किंतु रोवलेट एक्ट ने बिना मुकदमे कैद की अनुमति देकर अमृतसर के जलियांवाला बाग जेनोसाइड को जन्म दिया। इस बर्बरता ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने को प्रेरित किया, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, कर न देना, सरकारी पद त्यागना शामिल था। पर 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद यह आंदोलन रोकना पड़ा। 1930 का नमक सत्याग्रह ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ जन आंदोलन का प्रतीक बना। 제2차 세계대전이 끝나고 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास कर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग देश की मांग की, जिससे हिंदू मुस्लिम विभाजन गहरा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को बिना अनुमति युद्ध में झोंका गया, जिससे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे तत्काल दबा दिया गया। पर युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक आंदोलनों ने उसे भारत छोड़ने पर मजबूर किया। अंतिम वायसराय लुई माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान बने। विभाजन के पीछे ब्रिटेन की रणनीति यह थी कि उपमहाद्वीप एकजुट होकर फिर कभी औपनिवेशिक हितों को चुनौती न दे। 경제적으로도 당시는 पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में सांस्कृतिक भाषाई मतभेद थे, जिससे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारत ने सहयोग किया। 분열로 이어졌고 군사 इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष न केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का प्रयास था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण की लंबी यात्रा भी,
जिसने असंख्य बलिदानों, आंदोलनों और संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाई और उपमहाद्वीप के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 독립하게 되는 것이죠. 자, 이상 마치겠습니다. 감사합니다. सबसे पहले इनगर 198 ने लिखा है कि मैंने कभी इस क्षेत्र और खासकर भारत के इतिहास के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन पता चला कि यहाँ बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। सुझाव देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद सर्जवसिन ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विषय है। इतिहास ही ताकत है। धर्म लोगों को बर्बाद कर देता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। उसके बाद श्री लेनार्ड ने लिखा है कि मैं भारत को प्यार करता हूं, इंडियाज प्राइड। उसके बाद यूजर TDSH गुदरी एसडे एक्स VJFSF गे योगी एफ ने लिखा है कि अमेजिंग कंट्री, आई लव इंडिया। उसके बाद जॉनी व्हाइट ने लिखा है कि भारत शानदार है, एकमात्र देश जो शुरू से ही शांति के पक्ष में रहा और जिसने किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, विकास के मामले में सबसे आगे। ये सब तो अभी हमें देखना बाकी है। उसके बाद US शर्बियाई ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि भारतीय पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं और चीन जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसके बाद लुडोविक यूफैक्टियाइन ने लिखा है कि इंडिया इज ग्रेट। उसके बाद ले एटे काम्ब्रा ने लिखा है कि यह बहुत शानदार है कि ज्ञानवर्धक तरीके से सीखा जाए, भले ही यह एक सारांश ही क्यों ना हो, लेकिन यह बहुत अच्छे से संक्षिप्त किया गया है और हमें भारत की आजादी कैसे आई, पाकिस्तान का मुद्दा और कैसे धर्म हमेशा एक ही देश के लोगों के बीच एकता की कमी का कारण रहा है, इन सब का एक अच्छा अवलोकन देता है। आज भी यही हाल इजराइल और फिलिस्तीनियों के मामले में देखने को मिलता है। उसके बाद हाक्सियोन ली ने लिखा है कि जस्टिस, मुझे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में पढ़कर बहुत आनंद आया। उसके बाद पॉटर जीनी ने लिखा है कि जब संघर्ष क्षेत्रों के इतिहास को देखते हैं तो ब्रिटेन का नाम हमेशा सामने आ जाता है। यह संभव है कि ब्रिटेन वास्तव में चीन से ज्यादा ताकतवर हो। उसके बाद माइकल ने लिखा है कि ब्रिटेन दी ग्रेटेस्ट विलेन इन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद ऑर्डिनरी डेली ने लिखा है कि पिछले समय पर नजर डालें तो दुनिया भर में संघर्षों का कारण लगभग हमेशा ब्रिटेन ही रहा है। उसके बाद बदाल मौर्या ने लिखा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का जन्म भारत में हुआ तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है? 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। उसके बाद ड्रीमर ने लिखा है कि आजाद हिंद फौज हमारी आजादी के कारणों में से एक थी, स्टॉप ग्लोरीफाइंग कांग्रेस। उसके बाद सॉन्डेबूम ने लिखा है कि ब्रिटेन हर जगह है, युद्ध और कलह के बीज हर जगह बोए हुए हैं। उसके बाद रूबी रानी ने लिखा है कि सनातन हिंदू सबसे अच्छा है, इसने कभी भी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। उसके बाद गुड पर्सन ने लिखा है कि धर्म और राजनीति में अंधविश्वास गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। उसके बाद ब्रियाना ने लिखा है कि ऐसा नहीं है, सबसे पहले ब्रिटिश ने ही भारत नाम का एक एकीकृत राष्ट्र बनाया था। शुरू में भारत जैसा कुछ था ही नहीं, आइए इस बात को गलत ना समझें। उसके बाद HDC ने लिखा है कि वहां के संघर्ष का मूल कारण मुसलमानों और हिंदुओं का बिना सीमाओं के सह अस्तित्व था, इसलिए इसका ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटेन ने तो बस एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए सीमाएं तय करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में हिंदू क्षेत्रों में मुसलमानों और मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उसके बाद टोथिमुन ने लिखा है कि अगर ब्रिटेन मौजूद न भी होता तो क्या उस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ते? बात बस इतनी है कि पूर्व आधुनिक समाज विकसित नहीं हो पाए थे, इसीलिए वे सह अस्तित्व में थे। लेकिन आधुनिकीकरण के साथ हिंदू बनाम मुसलमान का टकराव होना लगभग तय था। उसके बाद ह्युनसू किम ने लिखा है कि इस्लाम इज द प्रॉब्लम नॉट इंडिया। उसके बाद किम जोंग ने लिखा है कि नमस्ते, मैं भारत से हूं, आपका शोध बिल्कुल सटीक है, आपके काम को सम्मान। हम भारतीय कभी नहीं भूलेंगे कि 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने हमारी कैसे मदद की थी। मुझे रूस और रूसी संस्कृति से प्यार है, उम्मीद है कि मैं एक दिन वहां जा पाऊंगा। भारत से सभी रूसियों के लिए प्यार। उसके बाद फ्लाइंग डचमैन ने लिखा है कि लेट इंडियाज इकोनॉमी ग्रो, लेट देम लिव वेल, दे डिजर्व इट। उसके बाद एना ने लिखा है कि ब्रिटेन ने भारत का विभाजन किया, यह कहते हुए कि वह गृहयुद्ध से बचना चाहता है, और वहीं से खून खराबे और वंचना की नदियां बहनी शुरू हुईं। असल में ब्रिटेन सिर्फ इस क्षेत्र को कमजोर करना चाहता था। उसके बाद लेविश डिशवाल ने लिखा है कि बिल्कुल, हमें पता है कि ब्रिटेन ने भारत के साथ एक सोचा समझा खेल खेला। हम भारतीय सच में फिर से एकजुट होना चाहते हैं, लेकिन समस्या है पाकिस्तान, जिसने हमेशा भारत के कई राज्यों में आतंकवाद फैलाया है। लेकिन आज एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूं कि यूके और पाकिस्तान आपकी असली समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है चीन की वायरस फैक्ट्री। जय हिंद। उसके बाद निकिता गौरिन ने लिखा है कि नोट, बंगाल में आए अकाल को
ब्रिटिश ने देश से भारी मात्रा में खाद्यान्न के निर्यात के जरिए भड़काया था। उसके बाद डोइन ने लिखा है कि ब्रिटिश आए, जमीन बांटी और स्थानीय लोगों को उसके नतीजों से जूझने के लिए छोड़ दिया। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, यही था कॉलोनियलिस्ट्स का स्लोगन। उसके बाद कंबार जानाबेटकॉफ ने लिखा है कि मैं अब भी सोच रहा हूं कि इंग्लैंड जैसा इतना छोटा देश आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैसे रख सकता था। उसे मानव संसाधन कहां से मिले? उसने 4 महाद्वीपों को अपनी कॉलोनियों में कैसे पकड़ लिया? उसने सबको कैसे दबा लिया? उसके बाद आइवन प्लॉटनिकॉफ ने लिखा है कि इतिहास साफ बताता है कि सभी युद्धों कि हम अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में इनोवेशन और वेरिएशन लाए। अगर आप ज्यादातर अचीवर्स को देखो ना, तो 90% सक्सेसफुल अचीवर्स में एक चीज कॉमन होता है। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट करके अपनी सक्सेस को जो है अचीव की। जब सोसाइटी के 10 लोग उन्हें कुछ करने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता चुना और कुछ अलग करके दिखाया। लेकिन सोसाइटी अगर ज्यादा रैशनल और साइंटिफिक सोच रखे ना, तो इन टैलेंट्स को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोसाइटी के साथ फाइट करके नहीं, बल्कि सोसाइटी के सपोर्ट और बैकिंग से आगे बढ़ते। और सोसाइटी की यही सोच एक देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। हर बार जब 15 अगस्त का सेलिब्रेशन आता है ना, तो हर गली, मोहल्ले, स्कूल में बस एक ही प्रिपरेशन रहता है कि कलरफुल ड्रेस पहन के स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है, कुछ डांस करना है, बस इतना ही। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला मेरा। अच्छी बात है कि देश रंगीला है, बट वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस। अब मुझे सुनना है कि देश साइंस में टॉप है मेरा, देश इनोवेशन और डिस्कवरी में टॉप है मेरा, देश क्लीनलीनेस, एटिकेट्स, सिविक सेंस में टॉप है मेरा। एक चीज नोट करना कि वेस्टर्न मीडिया इंडिया को हमेशा एक कलरफुल नेशन के तौर पे प्रेजेंट करता है। वैसे तो ज्यादातर नेगेटिव ही दिखाते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाना है तो बस यही कि इंडिया इज कलरफुल एंड वाइब्रेंट। उनकी दिल की तमन्ना यही है कि इंडिया बस उनके लिए एक कलरफुल सर्कस बन के रहे जो उनको एंटरटेन करे, ना कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में इंडिया उनसे कंपीट करे, उनको चैलेंज करे। इसलिए मुझे लगता है कि अब से इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक कलरफुल प्रोग्राम बन के ना रहे, बल्कि स्कूल और सोसाइटी में किसने कुछ नई डिस्कवरी की। और जब मैं डिस्कवरी की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, तो वो भी तो उसके दिमाग का आइडिया है, वो भी उसका इनोवेशन है, वो भी एक तरीके का डिस्कवरी ही है। किसी ने बहुत अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाया है, बॉलीवुड की तरह कॉपी करके नहीं, खुद के कॉन्सेप्ट से, खुद के दिमाग से। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नया कुछ डेवलप कर रहा है, उनकी तो क्या ही बात, उनको तो हमेशा टॉप में रखना चाहिए। फिर किसने अपने सोसाइटी में क्लीनलीनेस, सिविक सेंस मेंटेन करने में सबसे ज्यादा मदद की है, इन सब को स्टेज पे उठा के सम्मानित करना चाहिए और इनकी स्टोरी जो है स्टेज पे सुनाना चाहिए, ताकि वो दूसरों के लिए भी जो है इंस्पिरेशन बने। फिर इंडिपेंडेंस डे में रोबोटिक और टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशंस रखो कि देश के टैलेंट्स ने नया क्या अचीव किया, नया क्या बनाया, उसको हाईलाइट करो। बस हर बार वही घिसा पीटा कुछ डांस परफॉर्मेंस स्टेज में और फिर कुछ टीचर्स के बोरिंग लेक्चर्स, बस यही तक सीमित रह गए। इसीलिए हमारा देश टॉप टैलेंट्स रहने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इनोवेशन और डिस्कवरी जो कि करते हैं, जो एक्चुअली सम्मानित होने के हकदार है, जो कि एक्चुअली स्टेज में जाने के हकदार है, उनको सामने ही नहीं लाया जाता। तो एनीवेज दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।